फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल पिरामिड, समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसका लेटरल हाइट, अच्छा, लेटरल एज जो है ना वो 17 है। लेटरल एज 17 है। ओके। हमें कह रहा है इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगा, इसकी हाइट बताओ। क्या ही बोले। ध्यान दो भाई, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। देखिए, एक ऐसा पिरामिड है जिसके बेस में स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर बेस वाले इस पिरामिड का क्या दिया हुआ है, लेटरल एज दिया हुआ है। देखिए लेटरल एज क्या होता है इसको समझिए। ये है लेटरल एज। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 17। ठीक है, जहां तक इसके डायगोनल की बात रही, तो डायगोनल कितना दिया हुआ है, पूरा डायगोनल 16 है, तो 16 है तो क्या हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये आपका पिरामिड का हाइट। ये हाइट ही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटनीज है, ये आपका बेस है। ये 17, ये 8, तो ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा, 15। तो यही हो गया आपके पिरामिड का हाइट। तो पिरामिड का हाइट कितना हो गया, 15। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेटरल एज इसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेटरल हाइट बोला जाता तो वर्टेक्स से इस बेस के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते, वो लेटरल हाइट होता। ये है लेटरल एज, लेटरल कोर, किनारा जिसको बोलते हैं, तिरछी किनारा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का सभी को आंसर आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिन बिहारी, बहुत दिन के बाद यूट्यूब पर आपसे मुलाकात हुई है, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 - cos b और 1 + cos b बराबर 3/4। पी, जहां पी एक एक्यूट एंगल है, सेक पी का मान क्या होगा। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करना चाहें, a - b × a + b, ये क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1 और ये कॉस स्क्वायर बराबर ये कितने हैं, 3/4। अगर आप 1 - 3/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर पी, यहाँ से कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। हालांकि आपके दिमाग में आता होगा कि स्क्वायर ट्रांसफर किए तो +- 1/2 होना चाहिए, लेकिन हम प्लस माइनस इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पहले से कह दिया है कि पी एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 और 90, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो जब 0 और 90 के बीच कोई एंगल रहेगा तो वहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। तो सेक पी का मान, कॉस पी का मान 1/2 है, जो कॉस में कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान। तो इस तरह से आपने पी का मान देख लिया 60। अब वही आप पी का मान 60 यहाँ डाल दीजिए और सेक 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप में से जिनका भी सी आया होगा सही आंसर रहा होगा। बहुत लोग का सी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। दिए गए आंकड़े दिए गए आंकड़े का मीन के रेस्पेक्ट में डेविएशन का योगफल क्या होगा। ये जो कुछ भी यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, इनका आप क्या कीजिए, माध्य के रेस्पेक्ट में डेविएशन निकालिए और सभी डेविएशन को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन होता क्या है, तो चरमान में से माध्य को हटाइए। ठीक है, जो भी आपका चरमान है उसमें से माध्य हटाइए, ये होगा आपका डेविएशन। तो इसके लिए देखिए, जिसके रेस्पेक्ट में डेविएशन बोलेगा ना, तो चरमान में से हम उसको घटाएंगे। अब चरमान क्या होता है, डाटा, यही यही है चरमान, दिया गया डाटा। ठीक है, इस हर डाटा में से इसका हम मीन घटाएंगे। मीन के रेस्पेक्ट में बोला है इसीलिए। अगर मीडियन के रेस्पेक्ट में बोलता तो इसमें से मीडियन हटाते, अगर मॉड के रेस्पेक्ट में बोलता तो इसमें से मॉड हटाते, माध्य बोला है तो माध्य हटाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका माध्य निकालते हैं, सबको ऐड कीजिए। 11 × 7 = 18, 9 × 27,
27 और 10 37, 12 49, 49 और 14, ये हो जाएगा 63। भाई नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 4 और 3 7, यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक्स बार क्या देख लिया? 9। ठीक है, तो माध्य आ गया 9। अब यहाँ से आप डेविएशन निकालिए। तो देखिए डेविएशन आप जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा? पहला टर्म यहाँ, ये तो आपका 9 निकल गया ना, ठीक है। 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 होगा, ठीक है। 6 में से 9 घटाएंगे -3 होगा। फिर देखिए 7 में से 9 घटाएंगे -2 होगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0 होगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 होगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 होगा। और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया? डेविएशन फाइंड कर लिया। अब डेविएशन फाइंड करने के बाद हमें ये कहा है कि डेविएशन का योगफल क्या होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ने जाऊंगा, -9 और +9 कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ डेविएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप लोगों ने जो भी निकाला होगा सही रहा होगा। मेरे यहाँ मुजफ्फरपुर से शाही लीची ले जाओ। हाँ, मुजफ्फरपुर में शाही लीची तो होता है, बहुत अच्छी बात है। आओ भाई, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है क्या? 1 + √3 और 1 - √3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं। बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो अब देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट, अगर मैं दोनों का सम निकालने जाऊंगा तो √3 प्लस में √3 माइनस में चला जाएगा तो 2 आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकालने जाऊं तो क्या होगा? a + b और इंटू a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b², यहाँ से आएगा -2। ठीक है, अब ये देखिए x² और माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो x² और माइनस, अगर दोनों को ऐड करने जाएंगे तो √3 से √3 चला जाएगा, ये 2x रह जाएगा, और प्लस a + b इंटू a - b, तो a² - b² कितने हो जाएंगे? 0। तो यहाँ से x² और -2x -2 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग का 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन। एक समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके सेंटर एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्तों के केंद्र द्वारा निर्मित, मतलब सर्कल के सेंटर को मिलाने से जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया, और फिर हमें कह रहा है कि रोम्बस के एरिया। और रोम्बस कैसे बना है? वृत्त के स्पर्श बिंदु द्वारा निर्मित रोम्बस बना है। ठीक है, बताइए इन दोनों का क्या होगा एरिया का रेशियो? बहुत आसान है। 4 सर्कल एक साथ इस तरह रखा गया है कि अगर हम सर्कल के सेंटर को जोड़ते हैं, मतलब सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनेगा, उसका एरिया। और सर्कल के स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं तो इससे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया का क्या रेशियो होगा। तो चलिए जल्दी से फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो गया। देखिए सबसे पहले इन सब के सेंटर को मिलाइए। इनका सेंटर हो गया, इनका सेंटर हो गया, इनका सेंटर हो गया, और इनका सेंटर हो गया। आप इन चारों के सेंटर को मिलाइए। यहाँ मिला दिया आप, यहाँ मिला दिए, इसको मिला दिए, और इसको मिला दिए। हो गया। अब आप समझ सकते हैं, अगर समान रेडियस है, रेडियस को 1 मान लेते हैं, रेडियस को अगर 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो स्क्वायर बनेगा उसका साइड हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला? टेंजेंशियल, सर्कल के टेंजेंशियल। देखो सर्कल का जो टेंजेंशियल पॉइंट है जहां पर दोनों सर्कल टच कर रही है वो ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, अगर हम इसको मिला दें तो इससे एक रोम्बस बनता है। तो चलिए मैंने इसको मिलाया, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये मिल गया और ये मिल गया, ये बन गया हमारा रोम्बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, स्क्वायर भी बन गया, रोम्बस भी बन गया, है ना। तो स्क्वायर हमारा अगर नाम दे दें, मान लीजिए यहाँ पर PQRS, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ABC और D, ये क्या है? रोम्बस। स्क्वायर का तो एरिया निकाल लेंगे, साइड स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर चाहिए, लेकिन रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ पर एक ऐसा सिमेट्रिक फिगर है कि आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है ना, ये रोम्बस का एक डायगोनल है, ये रोम्बस का दूसरा डायगोनल है,
रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो साइड है ना, 1 1 2, इसका स्क्वायर का वही साइड होगा, वही डायगोनल होगा रोम्बस का। जो स्क्वायर का साइड है वही इस रोम्बस का डायगोनल होगा, यानी यहाँ से यहाँ ये आपको 2 दिखेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब ये हमारा 2 है तो रोम्बस का ये वाला डायगोनल भी हमें 2 ही दिखेगा। मतलब रोम्बस का D1 और D2 दोनों हमारा 2 है और स्क्वायर का साइड हमारा 2 है। तो अब यहाँ से अगर हम एरिया लें, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। ठीक है, और रोम्बस का एरिया क्या होगा, 1/2 D1 और इंटू D2। हमें चाहिए इसका रेशियो। तो देखिए स्क्वायर का जो साइड है वो हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 1/2 D1, तो D1 कितने हैं 2, और D2 कितने हैं, ये भी हमारा 2। ये हमारा हो जाएगा 2:1। तो 2:1 इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप में से जिनका आया होगा सही रहा होगा, बी इस क्वेश्चन का रिजल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो टावर के बीच की दूरी 40√3 है। एक टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले वाले टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर हो तो पहले टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक आपका दूसरा टावर है, ये है आपका एक टावर, और ये है आपका एक दूसरा टावर। ठीक है, हमें ये कहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, ठीक है, अब यहाँ देखिए 40√3 हो गया। हमें कहा दूसरे टावर के टॉप से पहले टावर के शिखर का अवनमन कौन। देखिए इसके टॉप से अवनमन किसका बनेगा भाई, किसी का भी डिप्रेशन ऊपर बनता है। तो देखिए ध्यान से देखना, एक टावर के टॉप से दूसरे टावर का अवनमन, तो मेरे दोस्त वहां से जब इसको देखा जाएगा ना तो क्या होगा, एक यहाँ आएगी और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा, इसी के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और वो कितना है 30 डिग्री है। आप यहाँ से देख लीजिए ये आपके बेस के पैरेलल है, आराम से खींच दीजिए, ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। अब एक का हाइट 130 है तो लीजिए इसका हाइट आपका हो गया 130 मीटर। ठीक है, तो पहले की हाइट क्या होगा नहीं मालूम। अब यहाँ ध्यान देना, क्या अगर ये 40√3 है तो ये भी 40√3 होगा। 30 डिग्री के लिए ये हमारा 1 होगा और ये हमारा √3 होगा। तो 30 डिग्री के लिए 1 और ये √3। अब √3 का मान 40√3 तो एक का मान हो जाएगा 40। अब आप देख लीजिए एक का मान ये 40 हो गया। अब ये पूरा 130 में अगर 40 है तो ये हमारा 90 हो जाएगा। अब ये 90 मीटर है तो ये भी आपका 90 मीटर होगा, यानी इस टावर का हाइट आपका 90 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, ओके, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है फिफ्थ रूट। इसका फिफ्थ रूट फाइंड करना है। फिफ्थ रूट का मतलब होता है अंदर में 5 से एक बार आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये 3125 है ना, एक्चुअल में है क्या, 5 की पावर 5। अब फिफ्थ रूट निकालना है तो अंदर में 5 में से एक निकालना होगा। तो 5 की 5 पावर का मतलब होता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ 10 की, अरे पहली बात एक चीज समझ लीजिए, क्या समझना है, 3125 का मतलब 5 की पावर 5, ये हमारा x की पावर 10 है, ये हमारा y की पावर 5 है, और ये हमारा z की पावर 10 है। क्या करना है, इसका फिफ्थ रूट निकालना है। फिफ्थ रूट का मतलब होता है 1/5। अब 1/5, 1/5 से सबके पावर में जब गुना करेंगे तो 5 से 5 जाएगा, ये 5 रहेगा। 5 से 2 बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। 5 से 5 चला जाएगा, वाई रहेगा। और 5 दूनी 10, ये हमारा जेड का स्क्वायर रहेगा। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया, 5x² वाई जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए लिखता है कि निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्सिस और उस स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो ट्रेंगल बनेंगे उस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा।
मेरे दोस्त मैं डिस्कशन जो करा रहा हूँ ना, आप ये डिस्कशन करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। अगर अभी डिस्टर्ब करोगे तो फिर मजबूरन मुझे इस डिस्कशन को रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कशन कराऊं तो फिर डिस्टर्ब ना करो, अभी डिस्कशन कराने दो। लास्ट में तुझे जो कुछ भी बोलना होगा तुम बोल लेना, क्योंकि पढ़ाने जब आते हैं ना बहुत माइंड पॉजिटिव करके आते हैं। 40 क्वेश्चन मैथ्स का कोई साधारण चीज़ नहीं होता है। आपके डिस्कशन को कराने के लिए उससे पहले क्वेश्चन का करेक्शन भी देखना होता है कि क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहा करो, कराने दो पढ़ाने दो, ओके। बाकी अगर ढेर सारी चीज़ें अभी ही पूछने लगोगे तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, है ना। क्या चाहते हो बताओ? ये चाहते हो कि मैं ना पढ़ाऊँ, या ये चाहते हो कि मैं डिस्कशन ना कराऊँ? तुम जो चाहते हो मैं वही करूँगा, जो तुझे पसंद है बोलो। तुझे जितना चिंता है ना किसी सेट का, उससे ज़्यादा चिंता मुझे है। मेरे ब्रेन पर प्रेशर है उस चीज़ का कि मैंने वो डिस्कशन रह गया है, वो सेट का डिस्कशन रह गया, उसका प्रेशर तुमसे ज़्यादा मेरे ऊपर है। लेकिन फिर भी तू अगर मेरे दिमाग पे हथौड़ी चलाओगे फिर तो समस्या है। या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ही लो, नहीं तो जिस दिन वो सेट होगा उस दिन तुम आना। ऐसे यार तुम लोग टीचर बनोगे समझ में नहीं आता है, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, क्या बोले। खैर चलो, ठीक है। ये एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है। क्या हुआ? इस लाइन और क्वाड्रांट एक्सिस से बने ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले किसी लाइन को हम क्वाड्रांट एक्सिस पर कैसे लेके आएंगे, किसी लाइन को हम क्वाड्रांट एक्सिस पर कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए क्या देखना, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाई वाई इंटरसेप्ट और बराबर 1। एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई बाई वाई इंटरसेप्ट और बराबर कितने? 1, ठीक है। एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट वाई बाई वाई इंटरसेप्ट बराबर 1, यानी आप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आइए, ठीक है। अब जब इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे ना, यानी बराबर में 1 बना लेंगे हम यहाँ 35 से, और यहाँ भी आपको भाग देना है। ये एक्स बाई 7 हो जाएगा, वाई बाई 5 हो जाएगा, और ये कितने? 1 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये एक्स इंटरसेप्ट है 7 और ये वाई इंटरसेप्ट है 5, ओके। ये देखो आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहीं पर बना ये ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लेने जाऊंगा 1/2 कहा था ना, ये वाली लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यही ट्रायंगल बनेगा। बेस और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 35/2। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 35/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9 नंबर पे आ जाओ। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। यदि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी त्रिभुज की माध्यिका है जो बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं जी पर इंटरसेक्ट करती है, ए जी 7y-3 है और डी जी हमारा 3y है, ए डी का मान क्या होगा? देखिए ए डी हमारा क्या है? मीडियन है। ए बी और सी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो ए डी हमारा मीडियन, मीडियन का काम क्या होता है? बेस को बाइसेक्ट करना, ठीक है। तुझे ये पता है जी क्या होता है? जहाँ से तीनों मीडियन पास करती है वो ग्रेविटी सेंटर होता है, ये मेरा ग्रेविटी सेंटर हो गया। और पता होना चाहिए कि ग्रेविटी सेंटर पूरे मीडियन को 2:1 में बांटती है, ठीक है। ए जी हमारा क्या है? 7y-3, ए जी 7y और -3, ठीक है। और ये तुम्हारा जो जी डी है ये कितना है? 3y। हमसे कह रहे हैं ए डी का मान बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं, ये जो ए जी और जी डी है ना
7y माइनस 3 और यहाँ पर ये 3y कितना है 2:1, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7y माइनस 3 और बराबर 6y। y का मान कितना 3। देखिए y का मान अगर 3 होगा ना तो ये 9 हो जाएगा, 21 माइनस 3 ये 18 हो जाएगा। अगर मुझे पूरा का पूरा AD चाहिए होगा, ये मेरा क्या है 18 और ये मेरा क्या है 9। 18 और 9 कितने हो जाएंगे 27। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 27। ठीक है, चलो ये मेरा 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, m का मान बताओ क्या होगा। एक चीज तो तुम समझ रहे हो ना, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट। तो आप अगर यहां पर निकालोगे सम ऑफ रूट माइनस बी और बाई ए हो जाएगा। तो आप सम ऑफ रूट देख रहे हो 5, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 1, आप इसे सॉल्व करो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 अल्फा का मान 6, अल्फा का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। अब अल्फा का मान 3 है, अल्फा बीटा मिलके 5 है, 5 में 3 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मुझे चाहिए m का मान। अब देखिए m को हम रिलेट करें तो कैसे रिलेट करें, आपको ये समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए। अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास 2 है, c कितना, देखिए c बाई ए करेंगे ना, c इसका m है और a 1 है, ये हो जाएगा m और बटा 1। m बराबर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 हो गया, 11 पर आते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ए बी हमारा 8, ए बी और सी में एबीसी में आप देख रहे हैं कि ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 हो जाएगा। एसी एसी तो आपको फाइंड ही करना है। एक मेरे दोस्त यहाँ पर दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर। ये है एंगल ए का बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर। अब देखिए एक ट्रायंगल आपका एबीसी है जिसमें एंगल ए का ये बाइसेक्टर है। ये बीसी को डी पर इस प्रकार मिलता है कि बी डी आपका 6 सेमी है, पूरा सी डी आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है। एसी के बारे में पूछा है कि क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर बेस को उसी रेशियो में बांटती है जो उसके शेष साइड का रेशियो होता है। यानी बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा, ए बी और ए सी का। तो बी डी कितना है 6, डी सी कितना है 7.5। यहाँ देख लो ये आपका 8 है, ये आपका ए सी है। अगर आप ए सी फाइंड करने जाओगे 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, देख रहे हो ना, ये है दुख हरण बाबा है ये। इस बैच का दूसरा नाम दुख हरण बाबा है। मेन टाइम पर जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा एग्जामिनेशन के अंदर तो ये आपके लिए सिलेबस रिपीट होगा, हर 30 दिन में रिपीट होगा। इसलिए आप सब लोग दुख हरण बाबा बैच को जरूर अपने अपने फ़ोन में रखिए। ये दुख हरण बाबा है इसलिए इसका नाम हमने राम सेतु रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर 1/sec² माइनस कॉस स्क्वायर, 1/cos² माइनस साइन स्क्वायर, बताइए ऑप्शन में से कौन सही होगा। सॉल्व करने लगोगे तो हालत ही खराब हो जाएगा। आप 45 डिग्री डाल लो, 45 डिग्री जैसे ही डालोगे तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर। 45 डिग्री डालने से 1/sec 45 2 होगा, कॉस स्क्वायर 45 1/2 होगा।
प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 45 2 और कॉस साइन स्क्वायर 45 1/2। तो देखिए 4 माइनस 1 3 3/2 2 जाएगा ऊपर 2/3 हो जाएगा प्लस ये 4 में से गया 3 3/2 2 ऊपर जाएगा 2/3 यानी हो जाएगा आपका 4/3। देखते हैं कहाँ ये 4/3 होता है। सबसे पहले 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/4 और बाई नीचे आप देख लीजिए ये हो जाएगा 2 और प्लस कॉस स्क्वायर 1/2 ये हमारा हो जाएगा 1/4। फाइनली देखिए चाहे ऊपर में 3/4 होगा और नीचे में 9/4 होगा तो ये फाइनली 1/3 हमें दिख रहा है। यहाँ पर 1/3 दिख रहा है 3/4 है और यहाँ पर 9/4 है 4 से 4 चला गया 1/3 हो गया। यहाँ देख लो ये करेक्शन ठीक है क्या? ये ठीक है क्या? ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1/3 2 ऊपर जाएगा 1/3 2 ऊपर जाएगा 4/3 4/3 तो इसमें आया नहीं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखने चले जाएं 4/3 की बात कर रहा है 4 1 5 यहाँ भी तो मामला सेट नहीं हो रहा है। सी नंबर में सेट होना चाहिए था सी नंबर में। रुक जाओ मेरे दोस्त देखो सी नंबर में क्या प्रॉब्लम रह गई ज़रा चेक करो सी नंबर में कहाँ प्रॉब्लम रह गई 1/3। ओहो हो एक चीज़ छूट गया ये भी तो है ना यहाँ पर ये छूट गया है। मैं समझ गया कहाँ छूटा है। ये 1/2 ये हो जाएगा 1/4 ये हमारा 4/3 होगा और इंटू 1/4 फाइनली 1/3 1/3 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई माना जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था। आ जाओ 13 नंबर पर 13 नंबर देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है एक समबहुभुज के अंतःकोण का योगफल इसके बाह्य कोणों के योगफल से 200% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप x डिग्री है तो x का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए अंतःकोण का योगफल n-2 और इंटू 180 n-2 और इंटू 180 ये हो गया अंतःकोणों का योगफल। बाह्य कोणों के योगफल से 200% ज़्यादा है। बाह्य कोण का योगफल 360 है। 200% ज़्यादा का मतलब क्या होता है 300% होना। अब जैसे देखो मैं अपने आप में 200% की वृद्धि करूंगा तो 100% तो मैं पहले से हूँ। अब मैं अपने में अगर 200% की वृद्धि करूंगा तो मैं अपने आप का 300% हो जाऊंगा। तो वही तो बात यहाँ है अंतःकोण का योगफल बाह्य कोण के योगफल से 200% ज़्यादा है इसका मतलब इसका 300% है। आइए सॉल्व करिए इससे कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो चला गया n-2 और बराबर ये हमारा 6 हो जाएंगे। n का मान कितना होगा 8। तो इस तरह से आपने देख लिया यहाँ पर ऑक्टागन है n का मान 8 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए प्रत्येक अंतःकोण कोई बात नहीं जिसमें 8 साइड है। प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा 360/8 360 भुजाओं की संख्या प्रत्येक बहिष्कोण आ गया। आपको पता है एक अंतःकोण एक बहिष्कोण मिलकर 180 अगर बहिष्कोण 45 180 में 45 हटा दीजिए ये क्या हो जाएगा 135। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए 14 की ओर चलें 14 को देखें। किसी वृत्त का सेंटर -2,3 है और उसका रेडियस अगर 4 है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे एक सर्कल है ठीक है और एक सर्कल का अगर सेंटर h कोमा k है और इसकी रेडियस यदि r है तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। इसका इक्वेशन होगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। ठीक है बराबर आर स्क्वायर एकदम ध्यान से देखना x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है तो आइए x माइनस एच का स्क्वायर -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। y माइनस के का स्क्वायर y माइनस के ये 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। आर हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर ये हमारा 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y
अब देखिए 9 4 13, 13 जाके घटेगा 3 आएगा, 3 इस पार लेके आइएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। अब बी नंबर आप में से जिनका आया होगा करेक्ट रहा होगा। राम सेतु की टाइमिंग क्या है, 5:30 बजे, 5:30 बजे शाम में। अब आप इसके विषय में थोड़ा सोचिए, ये क्या है। एक रोम्बस, एक रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे का 65% है। लंबे डायगोनल को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे का 65 है। देखिए एक डायगोनल दूसरे का 65%, एक काम कर लो ना, एक डायगोनल को 100 मान लो, इसका 65% ये 65 हो जाएगा, ठीक है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। अगर आप इसका रेशियो लेना चाहते हो तो रेशियो भी ले लो सिंपलेस्ट करके, तो क्या हो जाएगा ये 20 25 100 और 13 25 60। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, समझिए पहले। ये हमारे पास एक रोम्बस है, रोम्बस हो गया। अब आप इसका डायगोनल खींच दीजिए, ये हो गया इसका डायगोनल। हमें कहता है कि लंबे, जो लंबा डायगोनल है ना, इसको बेस बना करके लंबा डायगोनल को बेस बना करके एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। छोटा डायगोनल तो हमारा 13 है और बड़ा डायगोनल हमारा 20 है। बड़ा डायगोनल 20 है ना, और बड़ा डायगोनल ही वर्ग की भुजा है, ये 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब मुझे क्या बोला है, रोम्बस का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा। रोम्बस का एरिया तो हो जाएगा चलो 1/2 D1 इंटू D2, D1 और इंटू D2, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। 10 ये हमारा 130 है और ये हमारे पास 400 है। 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 40। 13 अनुपात हो जाएगा 40, बिल्कुल सही है। तो 13:40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए 16 की ओर, 16 को देखते हैं। यदि एक आयत के आकार का लॉन जिसका एरिया 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई, इसकी भुजा का अनुपात 5:2 है, इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है, वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले अगर पेरीमीटर, सॉरी साइड का रेशियो 5:3 है, अनुपात की राशि x मान लेंगे ना, लेंथ हो जाएगा 5x और ब्रेथ हो जाएगा 3x, और यही एरिया कितना दिया है 7260, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 15, 15 चौको 60, 15 8 120, 15 चौको 60, एक्स का मान कितना हो जाएगा 22। अब एक्स की वैल्यू जैसे ही आपने 22 लाया है, ये हो जाएगा 22 पंचे 110 और 22 3 66, ठीक है, 22 3 66। ओके, ये हमारा मीटर है। क्या बोला, अब हमसे कह रहा है क्या कि सर इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है एक गोलाकार बगीचे के पेरीमीटर के बराबर है, मतलब एक सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है। तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। और वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई और आर। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 176 हो जाएगा, 2 से 2 तो चला ही जाएगा, 176 22 से 8 बार में जाएगा, 8 7 56, 56 मीटर हो जाएगा रेडियस। और अब हमें सर्कल का एरिया चाहिए, तो अगर हमें सर्कल का एरिया चाहिए तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा, 56 इंटू 56। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, नॉर्मल नॉर्मल है, 7 8 56, 7 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 6 6 छके 36, यूनिट डिजिट 6 चाहिए जो केवल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब ये होगा कि नहीं, इसके लिए 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, हो गया, कहानी खत्म है ना। सब का मल्टीपल आपको वेरीफाई होता दिखेगा मेरे दोस्त, इसलिए हमारा 9856 मीटर स्क्वायर ही है, 1856 मीटर, सॉरी 9856 मीटर स्क्वायर ही है। देखिए गोलाकार का मतलब स्फेयर नहीं होता है, अब शब्द को ध्यान दीजिए, गोलाकार बगीचा,
तो बगीचा का भी स्फीयर के जैसा होगा। बगीचा गोलाकार है तो सर्कल के जैसा ही होगा ना बगीचा। ये गोल गेंद थोड़ी ना है कि इसको हम स्फीयर बोल देंगे। शब्द पे भी ध्यान देना और समझना भी है। इसको देखिए, ये क्या है। डायमीटर 6 सेमी के कुछ शीशे के गोले एक बेलनाकार बीकर में डाले जाते हैं, जिसमें कुछ पानी पहले से है, जिसमें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। और बीकर में, मतलब जिसमें वो डाला है गोला को, छोटे छोटे गोले को, उसका डायमीटर 9 है। और कह रहा है पानी के लेवल में 32 सेमी की वृद्धि हो गई। तो भाई जाके छोटे छोटे गोले जितना जगह छेके होंगे उतना ही पानी ऊपर उठा होगा। पानी ऊपर उठा है 32, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर उठे पानी का आयतन 32 सेमी ऊपर उठा है ना, तो 32 सेमी ऊपर उठे पानी का जो वॉल्यूम होगा वो डाले गए गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप सोच लीजिए, जिसका डायमीटर अगर 6 हो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और जिसका डायमीटर 9 हो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, उसका रेडियस 9/2 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि एन एन गोलाकार गेंद, एन गोलाकार गेंद का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है। एन गोलाकार गेंद का जो वॉल्यूम है वो एक बीकर है जो सिलेंडर के जैसा है, 32 सेमी ऊपर उठे पानी का आयतन। तो ये जो है ना, बेलन में हाइट का काम करेगा, क्योंकि इतना पानी ऊपर उठा है और ये बेलन का रेडियस है। तो बताइए, आपने एन गेंद को उस बेलन में ही तो डाला है जिसमें पानी 32 सेमी ऊपर उठा है। तो 32 सेमी हाइट वाले बेलन का आयतन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। आर स्क्वायर तो 9/2, 9/2। और इंटू एच, एच कितना है 32, ये हो जाएगा सेमी क्यू। और देखो एन इंटू गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यू। तो 3 का क्यू 27 हो जाएगा। आइए अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा, पाई से पाई तो आपका पहले ही चला गया, 3 से 3 भी आपका चला गया, 3 3 9 से 1 9 भी चला गया, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं 4 से ये 8 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 2 बार में जाएगा। फाइनली एन का मान यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18। आप आराम से 18 निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, बड़े आराम से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये था हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्यों रही। देखिए इसको, एक शंकु की ऊंचाई 40 सेमी है। कह रहा है इस शंकु के आधार के पैरेलल कहीं से काटा गया छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/64 है, तो छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का हाइट क्या हो जाएगा। ये देखिए 40 सेमी है ये पूरे शंकु की ऊंचाई। आपने क्या किया, बेस के पैरेलल कहीं से काट दिया, बेस के पैरेलल कहीं से काट दिया, ठीक है। अब आप समझिए क्या, आप अगर इसको छोटी आर कहते हैं, इसको बड़ी आर कहते हैं, इसको अगर आप H1 कहते हैं और इस पूरे को अगर आप H कहते हैं, ये आपका L1 है, और ये पूरा अगर आपका L है, तो आपको समझना होगा क्या, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये वाली एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर, और ये जो होगा दोनों त्रिभुज में अवेलेबल होगा। इस ट्रेंगल का तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर, एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। और जब ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, छोटे का हाइट और बड़े का हाइट, यानी H1/H का जो रेशियो होगा, छोटे का रेडियस और बड़े का रेडियस का वही रेशियो होगा, और छोटे का L और बड़े का L का वही रेशियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर पूरा हाइट हमारा, ध्यान से देखना, ये हमारा H2 है, मान लो H2,
पूरा हाइट हमारा 40। अब 40 में ध्यान से देखो, अगर इसकी हाइट को हम h मान लें, पूरा हाइट 40, 40 में अगर इसको हम h मान लें, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 40 और माइनस h। पूरे 40 में अगर हम इसको h मानेंगे तो ये क्या रहेगा, 40 और माइनस h। ठीक, अब आइए काम कीजिए। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक बात पता है, इस तरह के केस में, यानी इस तरह के केस में छोटे का वॉल्यूम और बटे बड़े का वॉल्यूम, छोटे शंकु का वॉल्यूम बटे बड़े शंकु का वॉल्यूम, पता है क्या होगा, अगर हाइट का रेशियो मालूम है उसका क्यूब कर लो, रेडियस का मालूम है उसका क्यूब कर लो, एल का रेशियो मालूम है एल को क्यूब कर लो, जो मालूम है वही कर लो। तो यहाँ पर तो आपको हाइट मालूम है, ये एच है और ये 40 माइनस एच, तो एच को ही लेकर चलो है। अब यहाँ पर क्या है कि छोटे का वॉल्यूम और बटे बड़े का वॉल्यूम ये दिया हुआ है कितना, छोटे का वॉल्यूम बड़े का वॉल्यूम, ये आपको पहले से कहा हुआ है कि छोटे का वॉल्यूम जो है ना वो बड़े के वॉल्यूम का 1/64 है, 1/64 है। यहाँ पर छोटे का वॉल्यूम और बड़े का वॉल्यूम ये होगा 1/64। ध्यान दो, छोटे का वॉल्यूम और बड़े का वॉल्यूम 1/64, ओके, ये हो गया 1/64। छोटे का वॉल्यूम तो हाइट के अकॉर्डिंग चलो, छोटे का हाइट कितना है 40 माइनस एच, और बड़े का हाइट कितना है 40, इसका क्यूब जो होगा यही आपके वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ से 40 माइनस एच और बटे 40 ये होगा 1/4। अब इस 4 से इसको अगर कैंसिल आउट कर दें 10 हो जाएगा, 40 माइनस एच बराबर 10, एच बराबर क्या होगा 30 हो जाएगा। एच बराबर 30 हो गया, फर्स्ट टर्म का हाइट हो गया, यही है आपके फर्स्ट टर्म का हाइट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिए इसे, 8 पुरुष और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले 8 पुरुष और 7 महिलाओं के एक समूह से कितने प्रकार से 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो 8 पुरुष से हमें 6 पुरुष का चयन करना है, 8C6, 7 महिलाओं से हमें 4 महिलाओं का चयन करना है। ठीक है, जानते हो हमें कुल मिला के 6 और 4 10 लोगों का चयन करना है। 6 लोग को हम पुरुष में से चुने हैं, 4 को महिला में से चुने हैं। तब तक बीच में गुणा का चिन्ह, जब तक काम नहीं हो जाएगा ना तब तक आप बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन दोगे। ठीक है, अब एक चीज समझना, NCR सॉल्व करो या NCN-R सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप 8C6 सॉल्व करिए चाहे 8C 8 - 6 2 सॉल्व करिए, एक ही बात होगा। 7C4 सॉल्व करिए चाहे 7C 7 - 4 3 सॉल्व करिए, कोई बात नहीं। 8C2 सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 बटे 2 हो जाएगा। 7C3 सॉल्व करेंगे तो 7 × 6 × 5 और बटे 3 2 और 1। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, यहाँ से 6 से 6 चला जाएगा, 2 से 4 ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 5 6 को 20 कर लो, 7 7 49 कर लो, हो जाएगा 980। ऑप्शन नंबर कौन सा, 980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 980 आ रहा है, सबको आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल 980 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 980 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंद है। यदि 2 गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है तो दोनों के हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए इनमें से 2 बॉल मैं निकालूं और दोनों हरा हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दोनों मेरे दोस्त हरा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, अब सोचिए ना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है इस चीज़ का, उसमें से मैं 2 बॉल निकाल लूँ और दोनों ही हरा हो जाए, तो दोनों हरा होगा तो किस में से होगा, ये 6 में से कोई 2 होगा। बाकी हम निकाले हैं किस में से,
8 और 4 12 में से कितने 2, 6 से 2 तो 6 × 5/2 और 12 से 2 का मतलब क्या होता है 12 × 11/2। ये 2 से 2 हमारा चला गया, 6 दूनी 12 5/22। 5/22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 21 की ओर चले। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 6500 रुपए की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, डेसिमल के 2 स्थान तक सही सही निकालिए। अब देखिए सबसे पहले 7% की रेट से अगर 3 साल की बात हो रही है, 7% की रेट से अगर 3 साल की बात हो रही है तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे ना 7 7 7 कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो समझना पड़ेगा थोड़ा। देखिए 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 3A डेसिमल, पहला 2 स्थान के लिए 7A², सॉरी पहला 2 स्थान के लिए 3A² और आखिरी 2 स्थान के लिए AQ, इतना परसेंट। 7 का क्यूब 343 से 43 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 147 और 3 150 हो जाएगा, रह जाएगा 1, 7 या 21 और ये हो जाएगा 22। तो इस तरीके से आपने देख लिया 22.5043 इतना। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर देखने जाएंगे तो 1.5043 इतने परसेंट। इतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल 6500 है, 6500 का इतना परसेंट। आप निकाल के देखिए लगभग 97.78 दिखेगा, अप्रॉक्स आपको यही डिफरेंस नजर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये बड़े काम का चीज़ है। वैल्यू वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा, कौन सा तरीका हमें लगाना होगा जिससे कि हम आराम से काम कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिक्की ने परीक्षा में 80% प्रश्नों का सही सही जवाब दिया। बिक्की ने परीक्षा में 80% प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। अगर बिक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्न में से 37 प्रश्न सही है और बाकी के जो प्रश्न हैं उसमें से प्रत्येक 8 प्रश्न में 5 प्रश्न सही है, तो बताओ कुल प्रश्नों की संख्या क्या रहा होगा। एक काम करते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या x मान लें। ठीक है, तो टोटल प्रश्न के 80% प्रश्नों का सही जवाब दिया, टोटल प्रश्न के 80% प्रश्नों का सही जवाब दिया। ये वो प्रश्न है जिनके सही जवाब दिए गए, और ये जो सही जवाब है इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से 80% क्वेश्चन पूरा है, जरा वो देखिए। तो कह रहा है कि पहले 41 प्रश्नों में 37 प्रश्नों का सही जवाब दिया, यानी ये जो सही प्रश्नों की संख्या है 37 तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें, 37 तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए शेष क्वेश्चन कितना रह गया, एक्स में से 41 का जवाब दे दिया है, 41 हटा दीजिए। टोटल प्रश्नों में से आपने 41 प्रश्न की जांच कर लिया जिसमें 37 सही था, तो बाकी प्रश्न बच कितने गए, x माइनस 41। अब ये जो हमारा x माइनस 41 प्रश्न है ना, इसमें से कैसे जवाब दिया है, हर 8 प्रश्न में 5 प्रश्न के सही जवाब, बचे हुए प्रश्नों में हर 8 प्रश्न में 5 प्रश्न के सही जवाब, हर 8 प्रश्नों में 5 प्रश्न के सही जवाब दिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, नॉर्मल सा चीज़ है, या फिर हमें हमें कहिएगा सॉल्व करने तो हम करते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 4x और बाई 5, और यहाँ से क्या होगा 5x/8, 5x और बाई 8, इधर 37 रहेगा और प्लस माइनस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा 205 और बटे में 8, 205 और बटे में 8। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर हम क्या करें, एलसीएम अगर लेते हैं ये हमारा हो जाएगा 40, एलसीएम 40 हो गया, ये 32 और ये 25, 32 और 25 यानी कि 7, ये हमारा 7x हो जाएगा बराबर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 3 24, 24 5 29,
296 में 205 गया तो 91 नजर आएगा। 8 पचे 40, 13 सते 91, एक्स का मान 65, एक्स का मान 65 हो जाएगा। ये हो गया एक्स का मान 65, कोई दिक्कत नहीं है। ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। मेरे दोस्त ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, गलत तराजू का प्रयोग करता है और वह 15% का लाभ कमा लेता है। कह रहा है कि बताइए वो 1 kg के स्थान पर कितना तौलता होगा, 1 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। अगर हम सीपी एसपी का रेशियो लेते हैं, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब है कि 100 का चीज 90 में बेचने का दावा करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, साथ ही साथ उसने गलत तराजू का प्रयोग किया है। 1 kg के स्थान पे वो कम तौला है। 1 kg के स्थान पर कम तौलने का मतलब ग्राहक से पैसा लिया 1000 ग्राम का और तौल कर दिया मान लो X ग्राम, है ना। और इस तरह से उसे क्या हुआ है, 15% का लाभ। 15% के लाभ का मतलब है 100 का चीज 115 में बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 2 0 चला गया, ये हमारे पास x हो जाएगा और इसका गुना करेंगे तो मेरा 900 हो जाएगा बराबर। इसका मल्टीप्लाई करने से ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा सा बात है, मेरा 100 और ये हो जाएगा 115। ठीक है, अब काम देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे 20 पंचे 100 होगा और ये 23 हो जाएगा। एक्स का मान कितना होगा, 9 दूनी 18, 18,000 और बटे में 23। तो 18,000 बटे में 23, आप देखना अप्रॉक्सीमेट आपको दिखेगा 782.6 ग्राम, ये आपको लगभग में दिखेगा 782.6 ग्राम। अब देखो इन यहाँ पर थोड़ा तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप आराम से इसको कर पाओगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए ये क्या है, प्रतिवर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट की एक निश्चित दर से निवेश की गई राशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 2 वर्ष और 3 वर्ष, यानी समय में कितने का अंतर है, 1 का। ये 2 वर्ष है और वो 3 वर्ष है, तो मेरे दोस्त टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ध्यान रखना इस चीज़ को, है टाइम में 1 का डिफरेंस है। और रेट का डेफिनेशन भी होता है, 1 साल में 100 रुपए के ऊपर बनने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। तो देखो 1 साल में आखिर अमाउंट में वृद्धि हुआ कितना। ठीक है, रेट ऑफ डेफिनेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1 साल में वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलेगा। 1 साल में बढ़ा कितना, ये 0, ये 8 हो जाएगा और 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा कितना, 5। तो 5 बचेगा तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, यानी आप समझिए 9680 रुपये वृद्धि हुआ है इंटरेस्ट में 1 साल। किससे, 92,800 से। बताइए 100 से क्या होगा। तो इस तरह से 10% आपको नजर आएगा, 10% नजर आएगा। ठीक है, तो 10% यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अरे जब समय का गैप 1 साल का है ना, तो वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकलेगा, ज़्यादा क्या ही सोचना है। अब ये देखो दोस्त, यहाँ क्या है, कह रहे जिस स्कूल में 480 छात्र हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:9 है, 3 और गर्ल्स को स्कूल में प्रवेश करा दिया जाए तो लड़का लड़की का रेशियो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 480 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। अब 480 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, सॉरी संख्या है, जो कि 7:9 के रेशियो में, 7:9, लड़के और लड़कियां 7:9। अब यहाँ पर अगर हम लड़का लड़की की संख्या देखने जाएं तो 9 7 16, जो कि 480 है, एक रेशियो का मान हो जाएगा 30। अब एक रेशियो का मान अगर 30 हो गया, 7 रेशियो का मान क्या होगा, एक का मान 30, तो ये हमारा 210 हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा। हमें कह रहे 3 और लड़की को स्कूल में प्रवेश करा दिया जाए, अगर 3 और लड़की को प्रवेश करा दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 273। अब यहाँ से अगर हम काटना भी चाहें तो क्या हो सकता है, 21 तरह का
और 21 एकम 21 तिया 63, यानी 10:13। ये आपको ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से नॉर्मली आप बना के निकल सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 25। आइए अब 26 की ओर चलते हैं। 26 देखते हैं। कह रहे यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 साल घटा करके 5 से भाग दिया जाए तो परिणाम में पोते की उम्र आता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 साल है और पोते से 6 साल छोटी है। अब देखिए, तो पोता का उम्र क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? पोता की एक बहन है, पोता की एक बहन है जो कितने साल की है? 5 साल की। और क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि बहन जो है वो पोते से, पोते की बहन पोता से 6 साल छोटी है। अगर पोता की बहन पोता से 6 साल छोटी है तो बहन 6 साल छोटी है तो 5 की है, भाई कितने का हो जाएगा? उससे 6 साल बड़ा, 11 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा है कि एक आदमी के एज में से 4 घटाइए और उसके बाद उसमें 5 से भाग दीजिए। 4 घटाइए 5 से भाग दीजिए, क्या आएगा? पोते का उम्र आएगा 11। एम बराबर क्या हो जाएगा? 59। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 59 देखेंगे, कहीं आपको आपत्ति नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप यहाँ देखो, अशोक, भरत और चांद ने एक पार्टनरशिप बनाई है। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। कह रहे भरत उतना ही योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर योगदान देते हैं। तो बताइए, अंत में 96,000 का लाभ हुआ है, चांद को क्या मिलेगा? कितना आसान है वो जरा देखना। अशोक है, भरत है और चांद है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर इनके हिस्सा का हम रेशियो लेने जाएं, अगर इनके हिस्सा का हम रेशियो लेने जाएं, मतलब क्या इन्होंने इन्वेस्ट किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकालो ना। तो एक काम करो, टोटल इन्वेस्टमेंट को, टोटल इन्वेस्टमेंट को 6 मान लो। क्यों 6 मानेंगे? क्योंकि अशोक टोटल का 1/3, एक का 1/3 इन्वेस्ट करेगा तो 2 इन्वेस्ट करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर देखो क्या लिखा है, हमें कह रहा है भरत उतना इन्वेस्ट करता है जितना अशोक और चांद मिलकर करता है। यहाँ देखिए, भरत उतना इन्वेस्ट करता है जितना अशोक और चांद मिलकर करता है। इसका मतलब समझते हैं, भरत उतना इन्वेस्ट करता है जितना अशोक और चांद मिलकर करता है। इसका मतलब है ये बराबर बराबर इन्वेस्ट करता है, बराबर बराबर। यानी भरत अकेले आधा इन्वेस्ट करता है, अशोक और चांद दोनों मिलकर उतना इन्वेस्ट करता है। तो अगर भरत अकेले उतना इन्वेस्ट करेगा तो टोटल 6 का आधा 3 भरत ही इन्वेस्ट करेगा, तो आधा भरत इन्वेस्ट करेगा और बाकी आधा अशोक और चांद मिलकर के। 6 में अगर ये 3 इन्वेस्ट कर दिया तो बच गया 3। अब 3 में एक 2 ही कर चुका है तो चांद के लिए केवल 1 बचेगा। आप कहिएगा हाँ। जब क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ना हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। हो जाएगा 2 3 और 1। ये हो गया हमारा अशोक का, ये हो गया भरत का, ये हो गया चांद का। अब ये देखिए, अंत में 96,000 का लाभ होता है, तो बोलिए चांद को क्या मिलेगा? चांद का अगर हम यहाँ पर देखने जाएंगे, चांद को 1 का प्रॉफिट मिलेगा, कितना में से? 6 में से। बताइए, 96 100 में, पर 96,000 में कितना हो जाएगा? 16,000। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा? 16,000। 16,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन की लेते हैं, देखते हैं। डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड 4 संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो यानी डब्ल्यू से बड़ा एक्स है, एक्स से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा जेड है। ये है बढ़ते क्रम में। ठीक है, 4 संख्याएं हैं जो बढ़ते क्रम में है, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, है ना। क्या कहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा है सीमा बताइए, रेंज बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, जब कभी भी रेंज आपसे पूछा जाए, रेंज जिसे परास कहते हैं, परिसर भी कहते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना है? जेड। और मिनिमम कितना है? डब्लू। जेड माइनस डब्लू आपसे मांगा जा रहा है। जेड माइनस डब्लू निकाल के बताइए। क्या लिखा? सबसे छोटी 3 का एवरेज है 22। अब इधर से इधर की ओर बढ़ते क्रम में जा रहा है
सबसे छोटी तीन तो यही होगा, आप कहेंगे हाँ, डब्लू, एक्स और वाई। तीन सबसे छोटी का एवरेज है 22, तब तो योगफल क्या होगा, 3 गुने 22। ओके। जबकि तीन संख्याओं का मतलब तीन सबसे बड़े का एवरेज 28 है। अब तीन सबसे बड़ा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा, हाँ, तो तीन सबसे बड़ा हो गया ये, इनका एवरेज 28 है तो योगफल क्या होगा, 3 गुने 28। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर हटाते हैं तो अब देखिए क्या होगा, एक्स एक्स वाई से वाई चला गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डब्लू प्लस जेड बराबर 3 कॉमन लेंगे, प्लस माइनस, ये क्या हो गया, ठीक है, 28 - 22 6, फाइनली जेड माइनस डब्लू कितना होगा, 18। जेड माइनस डब्लू कितना आ गया, 18। बड़े आराम से आप सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आ गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज आ गया। ठीक है, ये था हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। आओ मेरे दोस्त अब 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिनों में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। 25 दिनों के बाद उसने 5 पुरुष को और नियुक्त किया, पहले समाप्त हो गया। यदि उसने एक्स्ट्रा पुरुष को नियुक्त नहीं किया होता तब काम कितना दिन डेली डिले समाप्त होता। तो देखो सबसे पहले ठेकेदारी कितने दिन का था, 38 दिनों का था। ठीक है, कितना व्यक्ति को काम पर लगाया, 30 व्यक्ति को, और कितने दिन तक काम करवाया, 25 दिन तक। आपको समझ में आना चाहिए कि मैन इनटू डेज ये भी हमारा वर्क होता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 30 आदमी, 30 आदमी 25 दिन काम किया, यानी कि 750 काम किया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 5 आदमी को और लेके आ गए, 5 आदमी को और लेके आ गए, पहले 30 आदमी था अब 35 आदमी हो गया। तो कह रहा काम एक दिन पहले हो गया। तो 38 दिन की ठेकेदारी थी, 25 दिन आपने कर लिया, तो टाइम कितना बचा था, 13 दिन। 13 दिन में भी एक दिन पहले अगर काम हो जाएगा तो 12 दिन में ही हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि जब 5 आदमी को एक्स्ट्रा लेके आए हैं तो बचा हुआ काम 12 दिन में हो गया। 42 तो इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो टोटल वर्क देखो कितना है, 0 है, 7 है, 7 4 11। आप क्या कह रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा आदमी को बुलाया ना जाता, एक्स्ट्रा आदमी को बुलाया ना जाता यानी 30 आदमी को काम पर लगाए थे, 30 ही आदमी काम करता, तो कितने दिनों में, 1170 समाप्त हो जाता। तो आप यहाँ से देखिए 0 0 चला गया, ये हमारा 3 3 9 9 3 27, यानी 39 दिन में खत्म होता। अब आप ही बताओ, ठेकेदारी था 38 दिन का, समाप्त होता 39 दिन में, कितना दिन लेट समाप्त होता, एक दिन लेट समाप्त होता, एक दिन। ये था हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जरा एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइप को खोला जाता है। अगर ऐसे ही केवल 5 पाइप खोला जाए तो क्या टाइम लगेगा। पहली बात, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब समझते हैं, 80 मिनट, है ना। देखिए, जब 6 पाइप को खोला गया तो 80 मिनट का समय लगा। बताइए जब 5 पाइप को खोला जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, ये मान लिए, है ना। आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए, 96 मिनट। अब 96 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट और प्लस 36 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा 36 मिनट इसका रिजल्ट हो गया, 1 घंटा 36 मिनट इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये था हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। अरे राम सेतु बैच का ऑफर क्या आएगा, 499 रुपया में भी प्रॉब्लम है बताओ। 499 रुपया लगाने से अगर 50,000 सैलरी वाला जॉब मिल जाए लाइफ टाइम के लिए, क्या बात करते हो। आप कहोगे क्या वो बैच लेंगे तो हो ही जाएगा, अरे आपके सिलेक्शन में वो अहम रोल अदा करेगा, आप ऑनेस्ट रहोगे तो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 499 भरी चीज नहीं है। एक बार घूमने जाता होगा ना गर्लफ्रेंड के साथ में पार्क, 2 आइसक्रीम ऑर्डर करेगा ना, 500 रुपये गल जाएंगे। उस समय तो तुझे नहीं दिखता है प्रॉफिट लॉस, लेकिन एक 499 का कोर्स परचेज करो तो तुझे प्रॉफिट लॉस दिखने लगता है
अजीब स्थिति है, हैं? देखो इधर, तो पार्क ही घूमो जाओ, बढ़ो भाई। दो ट्रेन, ध्यान देना, दो ट्रेन एक समय में दो स्टेशन से शुरू होती है, 30 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, जब ये मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 30 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा चल चुका है। दोनों स्टेशन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, एक तुम्हारे पास डिस्टेंस है, मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है, अब क्या हुआ वो समझो पहले। इस स्टेशन से इधर की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया किसी ने, और यहाँ से इधर की ओर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया किसी ने। अब मुझे ये बताओ भाई, जिस टाइम पर ये चलना स्टार्ट किया उसी टाइम पर वो चलना स्टार्ट किया। अगर 10 घंटे के बाद भी मिला होगा तो 10 घंटे तक ये भी चला होगा, 10 घंटे तक वो भी चला होगा। बिल्कुल। तो याद रखो, मिलने सेम टाइम पर जब दो स्पीड काम करता है और मिलने तक काम करता है तो हम क्या कहेंगे? मिलने तक का टाइम कांस्टेंट है। और जब मिलने तक का टाइम कांस्टेंट हो तो जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात हो जाएगा। तो आज अगर हम स्पीड का रेशियो लेने जाएंगे 30 और 35, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, बताइए 6 7 क्या हो गया? मान लो यहाँ मुलाकात हुई, ठीक है, यहाँ पर मुलाकात हुई, मतलब क्या हो गया? मिलने से पहले ये चला है 6 दूरी, और मिलने से पहले ये कितना चला है? 7 दूरी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 7 और 6, 13 रेशियो। ठीक है, अब तुझे तो पता ही है, जो स्पीड का रेशियो है वही ट्रेवल डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो कम स्पीड वाले से कितना ज़्यादा दूरी तय किया? एक। और वही क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? 30 किलोमीटर। जिसकी स्पीड कम थी मिलने तक में 6 दूरी तय किया, जिसकी स्पीड ज़्यादा थी मिलने तक में 7 दूरी तय किया। तो ज़्यादा स्पीड वाले कम स्पीड वाले से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक। और वही दिया है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो एक का मान अगर 30 किलोमीटर है तो 13 का मान क्या हो जाएगा जी? 390। तो 390 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा, 390 इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये क्या लिखते हैं, शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा एक शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला रहा एक गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर आने की तुलना में दुगुना टाइम लगता है। बिल्कुल लगना भी चाहिए, वो क्यों? धारा की दिशा में कम टाइम लगेगा, धारा के विपरीत में ज़्यादा टाइम लगेगा। 50 किलोमीटर आप धारा की दिशा में भी जा रहे हो और 50 किलोमीटर धारा के विपरीत भी जा रहे हो। धारा की दिशा में जाओगे नाव प्लस धारा का स्पीड काम करेगा, धारा के विपरीत जाओगे नाव माइनस धारा की स्पीड काम करेगा। धारा की स्पीड वाई मान लिया, ये टाइम है धारा की दिशा में, ये टाइम है धारा की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन ने क्या कहा? जितना टाइम धारा के विपरीत दिशा में, सॉरी, जितना टाइम धारा की दिशा में लगा उससे दुगुना टाइम धारा के विपरीत लगा। क्या प्रॉब्लम है? धारा की दिशा में एक टाइम लगा होगा तो धारा के विपरीत दुगुना 2 टाइम लगा होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर 50 से 50 तो चले गए। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 - y, और ये वाली 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा 6 + 2y। देख लो ये आपका 3y, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? कुछ तो गड़बड़ हो गया कहीं पर। ओह, मैंने उल्टा काम ही कर दिया। कहोगे तुम उल्टा काम क्या कर दिए? उल्टा काम ये कर दिए कि भाई धारा के विपरीत में तो ऑलरेडी डबल टाइम लग रहा है, इधर डबल टाइम लग रहा है ना, तो जिधर डबल टाइम लग रहा है उधर ही टाइम को और डबल कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा ना भाई। इतना माथा मत लगाओ, अब धारा की विपरीत दिशा में ऑलरेडी डबल टाइम लग रहा है और उधर ही तुम 2 से गुना कर दिए तब तो 4 गुना हो गया। तो विपरीत दिशा वाले टाइम जो है ना, धारा की दिशा वाले टाइम के 2 गुने के बराबर है। विपरीत वाला जो टाइम है वो धारा की दिशा वाले टाइम का 2 गुने के बराबर है। वो जो हम कर रहे थे वो बकवास था, स्पीड थोड़ी ना है कि 4 गुना समय दूरी, 4 गुना समय दूरी, ये तो खुद ही टाइम है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। फिर यहाँ 1 से गुना 2 से गुना करना कितना बेवकूफ़ी वाला बात था। सॉरी भाई, ज़्यादा इसको ईगो पे मत ले लेना। तो ये धारा के विपरीत वाली जो समय है वो धारा की दिशा वाली समय के 2 गुने के बराबर है। आ जाओ, 50 से 50 तो चला गया, तो इस एक से इधर मल्टीप्लाई होगा 3 + y हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 और माइनस का 2y। 3y = 3, तो y की वैल्यू कितना होगा? 1। ज़्यादा क्या ही सोचना है।
1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अरे 40 क्वेश्चन ही है मेरे दोस्त, 40 क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा, घबराओ मत। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है। अब 2 अंकों की एक संख्या क्या होता है? अगर हम दहाई अंक को x मान लें और इकाई अंक को y मान लें, संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये हो गया 2 अंकों की संख्या। हमें कहा है कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल के k गुने के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे क्या पूछा? अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो उससे बनी संख्या, तो अंकों का स्थान बदलने का मतलब दहाई को इकाई, इकाई को दहाई कर दो, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो हमें कहा अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या अपने अंकों के योगफल का कितना गुना है? मान लेते हैं a गुना है, मान लिए a गुना है, और इसी a का मान हमसे पूछा है अपने अंकों के योग का कितना गुना है। मान लिए a गुना है, इसी a का मान निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। आप ऐसा करो, 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड करोगे 11x 11y, 11x और 11y। इधर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा? a, और यहाँ से क्या रहेगा? a। अब देखिए इससे चला गया 11, k को इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा a। यानी इस a का मान है 11 माइनस के। 11 माइनस के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 40, 96 और 184 को एक संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष आता है। x का सबसे बड़ा मान क्या होगा? मतलब समझ रहे हो? वो बड़ी सी बड़ी संख्या x, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 44, 96 और 184 को भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष आ रहा है। तो वो बड़ी से बड़ी नंबर जिससे इन तीनों में भाग दें और प्रत्येक दशा में समान शेष है, लेकिन क्या है पता ही नहीं है, उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। अब इनका डिफरेंस लेने जाओगे तो मेरे दोस्त कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 52। और इनका डिफरेंस लेने जाओगे तो ये 8 हो जाएगा। 17 में से 9 गया तो भी 8 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस आ गया 52, इनका डिफरेंस आ गया 52, दो दो का डिफरेंस ले लिए। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, आप इसका SCF ले लीजिए, SCF। तो मेरे दोस्त इधर क्या देख रहे हो? 13 चौको 52, ये क्या देख रहे हो? 22 चौको 88। तो दोनों में हमें 4 ही कॉमन दिख रहा है, तो SCF 4 हो जाएगा। यही वो बड़ी से बड़ी नंबर है और जिससे इन तीनों में भी देंगे उसमें शेष आएगा, और इसी को x बोला था। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 4। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस पर आ जाओ मेरे दोस्त, इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत मामूली सा चीज़ है, इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन को मुझसे सॉल्व मत करवाओ, ठीक ना? कुछ क्वेश्चन तो खुद भी कर लिया करो, इसको खुद से कर लेना, 30 आंसर आएगा। देखो ये क्या है, log 75/16 माइनस, ये 2 को हटा दो, 2 जाके पावर में हो जाएगा, log 5/9 का होल स्क्वायर। और मेरे दोस्त ये प्लस, ये देखो log 32 और बटे 243। याद रखना, log में अगर माइनस का साइन है वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस का साइन गुना में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? log m माइनस n, log m माइनस log n बराबर log m बटे n, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। प्लस वाले को गुना में और भाग वाले को माइनस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस एक log लिखिए, लिख लिए, तो होगा 75/16। इनका भाग गुना में बदलेगा, उलट जाएगा, 81 और बटे 25। और ये देखो हमारे पास हो जाएगा 32 और बटे 243। अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 25 से 3 बार में जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, इससे हमारा चला जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमारा log 2 होगा। log 2 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो मेरे दोस्त, ये थोड़ा खतरनाक है। 1 + 6 + 11 + 16 यानी एक AP है, डॉट 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 x बराबर 148। x का मान क्या होगा? मेरे दोस्त x का मान तो हम तब निकाल पाएंगे जब पहले मुझे ये पता चलेगा इस सीरीज में कितने पद हैं, तो आखिर कितने पद को जोड़ने से 148 हुआ है, पहले वो निकालो। मान लेते हैं n पद को जोड़ने से 148 हुआ है, तो Sn क्या होता है? n/2। 2a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे? 6 में से 1 जाएगा 5,
बराबर हो गया 148। अब देखिए ये मेरा n है, ये 2 हो गया प्लस 5n और माइनस 5 बराबर 296। अब देख लीजिए यहाँ पर n इंटू ये मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 5n और माइनस 3 और बराबर 296। क्या करिए आप 8 एंड टाइल्स n का मान डालने की कोशिश करिए तो 1 2 नहीं होगा, 3 3 से भी नहीं होगा, 4 20 3 तो नहीं पहुँचेगा, 5 5 का मल्टीपल तो है ही नहीं, 6 अगर 6 रखते हैं और यहाँ पर 30 माइनस 3 27 तो भी नहीं होगा, 7 8 8 चेक करते हैं, ये मेरा 8 हो गया, 8 पच्चीस 40 40 में 3 गया 37, ये बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि n का मान 8 रखने से वेरीफाई हो गया। नहीं तो आगे चलेंगे तो क्वाड्रेटिक ब्रेक करना होगा तो भी n का मान आएगा। n का मान 8 रखने से सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब है इस सीरीज में 8 टर्म है। और याद रखिए जिस सीरीज में 8 टर्म होगा उसका आखिरी टर्म कौन सा टर्म होगा, 8वां टर्म होगा। तो x जो है वो 8वां टर्म है। 8वां टर्म बोले तो प्लस 7d, तो ए कितना 1 और 7 गुने डी कितना 5 हो जाएगा 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो ना, पहली बात आप बहुत तो दुबला गए हैं क्यों? पहली बात तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्त कि तुम कहते हो कि हम थक गए, मुझे खाना खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तनिक मेरे बारे में भी सोचो। सुबह में 10 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है और अभी 11 बजने वाला है। आवर भी जोड़ के देख लो कितना आवर क्लास हो रहा है ना? तो रिदम तो रखना पड़ेगा, मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। है? अभी 1-2 दिन के अंदर क्लास और भी स्टार्ट होगा इसके अलावा भी, तो वहाँ पर क्या करोगे ये ज़रा सोचो मेरे दोस्त। अब इसको देखो और भी आवर बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति ने 5 अवमूल्य पर 50 रुपए वाले 20 शेयर खरीदे। अब कह रहा है कि यदि लाभांश 13 सहित 1/2% वार्षिक हो, जहाँ पर अवमूल्य वगैरह, अवमूल्य का मतलब डिस्काउंट, दूसरी बार डिस्काउंट देने की बात किया नहीं है, तो उसे अपने निवेश पर कितने प्रतिशत का वार्षिक ब्याज मिलेगा। पहले तो आप यहाँ देखिए 5 अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं 50 रुपए वाले शेयर पर, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए 50 पर 5 का डिस्काउंट यानी 45, 45 रुपये शेयर के हिसाब से अगर 20 शेयर हम परचेज करते हैं तब तो 900 रुपये की कहानी बनती है। ठीक है। अब दूसरी बार में क्या कहा, दूसरी बार में कहा देखिए लाभांश की दर 13.5% वार्षिक हो। यहाँ पर कोई आपका 13.5% वार्षिक है तो निवेश पर कितना वार्षिक ब्याज मिलेगा, मतलब कितना वो प्रॉफिट अपने इन्वेस्ट पर कमा लेगा। तो मेरे दोस्त देखो दूसरी बार में अब मूल्य वगैरह डिस्काउंट वगैरह देने की बात है नहीं, तो सीधा सीधा समझो 50 रुपये शेयर के हिसाब से 20 शेयर का प्राइस कितना होगा 1000 है, और इसी पर आपको कितने परसेंट का वार्षिक प्रॉफिट मिलना है, लाभांश मिलना है। 13 दूनी 26 और 1 27/2 प्रतिशत के लिए 0। आप यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे 2 से 2 आपका कट जाएगा, 27 पंचे हो जाएगा 135। यानी आपने मेरे दोस्त देखा कि यही जो आपका है वो बार यही आपका वार्षिक लाभांश हो रहा है, यानी यही आपको वार्षिक लाभ मिल रहा है। तो अगर आप वार्षिक इंटरेस्ट का परसेंटेज लेने जाते हैं, देखो ना भाई इतना आपने इन्वेस्ट किया है और ये आपको इनकम मिलेगा, जो इनकम मिलेगा वही मेरा इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा इंटरेस्ट कितना हो रहा है 135, इस पर 900 पर इंटू 100 कितना हो जाएगा 15%। तो 15% आप लोग का आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो और 21 36 और 66 से पूर्णतया विभाज्य हो। देखिए 21 36 और 66 से पूर्णतया विभाज्य, ओके, वो नंबर क्या होगा जो 21 36 और 66 से पूर्णतया विभाज्य होगा, वो इनका एलसीएम होगा। अब आप अगर इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, 66 सबसे बड़ी नंबर एलसीएम मानेंगे, कंपेयर करिए 6 के 36, 11 छक 66, एक 6 तो है लेकिन 36 में 2 को 6 तो 6 से गुना करना होगा, 7 21 3 तो है यहाँ पर 7 नहीं है। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि 11 गुने 6 गुने 6 गुने 7, तो मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर तो हो गया लेकिन 11 और ये 7 इसका पेयर नहीं बना, और हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है तो 11 का स्क्वायर बनाना होगा तो एक 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 का भी स्क्वायर बनाना होगा तो एक 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये 36 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा और 7 7 हमारा 49 हो जाएगा। बस इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है 9 का मल्टीपल है। ओके, आप मेरे दोस्त अगर
देखना चाहोगे सबसे पहली बात, तो यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक ही डाटा हर जगह पर है, तब तो आपको गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हमारा ए हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है कि इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और ये शेष है, तो gx का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आप यहाँ जान लीजिए, भाज्य जिसमें भाग देना दिया गया वो भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, इससे भाग दिया गया gx, ये हो गया भाजक। क्या भागफल आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4। तो देखो जिसमें भाग दिया गया वो डिविडेंड भाज्य है, जिससे भाग दिया गया वो भाजक है, जितनी बार में लगा भागफल है जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब ये वाली चीज जब इस पर आएगा ना, ये मेरा एक्स क्यू हो जाएगा, ये मेरा 3x स्क्वायर होगा, माइनस 2x आएगा यहाँ पर, ये हमारा 3x हो जाएगा, और ये 2 है, 4 आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर रहेगा gx, और जिससे इधर गुना है वो इधर आके भाग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आप भाग दे के देखिएगा एक्स माइनस 2 नजर आएगा, भाग दे के देखिए एक्स माइनस 2 नजर आएगा, श्योर श्योर 2 नजर आएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये नॉर्मल से एक डिवीजन अपने से कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आज का डिस्कशन आपका समाप्त हो गया। अब हम फिर मिलेंगे कल एक नए सेट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप अपना अपना काम करते रहिए, बढ़ते रहिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और भरोसा रखिए, धीरे 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 आपकी सेवा में मैं अपना रिदम बढ़ाता जाऊंगा और किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर मैं वही बात कहता हूँ, आप में से राम सेतु जप रहे थे ना, राम सेतु आप रख लीजिए। एग्जामिनेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि मास्टर हमें क्यों कहा था राम सेतु रखने के लिए। ठीक है, तो आप सब अपने अपने फ़ोन में राम सेतु रख लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।